नमस्कार। एक बार हम आज फिर अपने लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा के साथ बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे इन दिनों हमारे लाहौल स्पीति के विधायक अपने ज़िले के दौरे में हैं, क्या कुछ ख़ास है और क्या कुछ आगे आने वाले समय में इनकी अपने ज़िले को लेकर के योजना है, इस विषय में हम बात करेंगे। अनुराधा जी, आपका ट्रैवल टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आजकल आपका टूर है, गत दिनों आप स्पीति भी भ्रमण करके आए हैं और इन दिनों आप लाहौल का टूर कर रहे हैं, तो कुछ बताएं कि विशेष इस ज़िले के लिए आपके पास क्या योजनाएं अभी हैं और आगे की क्या आपकी सोच है और क्या योजना लेके आने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी विंटर्स का समय है और अभी स्पीति के दौरे के बाद लाहौल के दौरे पे मैं आई हूँ। आज हम उदयपुर में हैं। दौरा हम हर महीने करते हैं वैसे, और दौरों में कई तरह की समस्याएं जो लोगों की डायरेक्टली मिलना भी होता है, और मूलभूत सुविधाएं यदि कोई इंसान जूझता है हमारे समाज में तो वो भी हमारे ध्यान में डायरेक्टली आता है, तो उसको समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। और हम देखते हैं कि जैसे विंटर्स के बाद, स्नोफॉल के बाद, जैसे जनवरी में जो बर्फ़बारी पड़ी, काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी पड़ी 3 से 4 फीट तक, तो मैक्सिमम सभी रोड बंद हो चुके थे। पर ये हिस्ट्री में पहली बार है जब आपका फरवरी माह में जो है मयाड़ हो, योत्से हो, चौखांग नैनगार या बुजुंड जैसे रोड की जब हम बात करते हैं, तो इतिहास में पहली दफ़ा है जब इतनी जल्दी ये रोड खुले हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट को दर्शाता है, सरकार और प्रशासन की कमिटमेंट को दर्शाता है, जो पब्लिक के प्रति हमारी कमिटमेंट है। और बेहतर हम कैसे इसमें कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। एक और मकसद जो अभी आने का था, हमारे पास विंटर गेम्स की बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे यहाँ पे विंटर गेम्स हो या विंटर टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं, तो स्की कॉम्पिटिशन और स्की इवेंट्स जो है करवाए गए थे। अभी हमारे जो बेसिक कोर्स करवाए गए थे, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का त्रिलोकीनाथ में होना है। तो इस स्लोप्स को और बेहतर बनाना हमारा जो है आने वाले समय के लिए एक विजन भी है। और त्रिलोकीनाथ स्की लिफ्ट के लिए एक रोपवे प्रोजेक्ट है जो हमारा लगभग 35 करोड़ का है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सैंक्शन हो जाए। तो इसका मामला भी हमने सरकार के समक्ष उठाया है। तो अपने इलाके को कैसे हम हर फील्ड में बेहतर बनाए, ये हमारी प्राथमिकता डे 1 से रही है, और आने वाले भविष्य में भी यही हमारी प्राथमिकता है कि कैसे, चाहे एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, चाहे हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं या टूरिज़्म सेक्टर की बात करते हैं, हर फील्ड में हम चाहते हैं कि हमारा ज़िला अग्रसर रहे। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब से हमने पदभार संभाला, कई तरह की आपदाओं से भी हमें जूझना पड़ा, खासकर मेयाड़ घाटी की आपदा, पर इस चीज़ से भी हम उभरे हैं। बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ, अभी कुछ लोगों को मुआवजा मिल चुका है, कुछ लोगों को मिल जाएगा। तो ऐतिहासिक वृद्धि जो है मुआवजा राशि में भी सरकार द्वारा की गई थी, चाहे वो ज़मीन के मुआवजे की बात है, चाहे मकानों के मुआवजे की बात की जाए। आप देख सकते हैं कि पहले 1.5 लाख रुपए जो है एक घर बनाने के लिए दिया जाता था मुआवजा। इसे जो है आपदा राहत पैकेज में, जो विशेष राहत पैकेज था, उसमें 7 लाख किया गया और 7 से बाद में 8 लाख भी किया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कमिटमेंट है, जो गरीबों, एक गरीब परिवार से निकल के आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, वो एक गरीब परिवार का दर्द समझते हैं। तो ये कमिटमेंट है। हालांकि आपदा से जूझना पड़ा, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी स्टेट को गुजरना पड़ रहा है। जब आप देख रहे हैं कि सेंटर से जो आरडीजी ग्रांट जो बंद हुई है, तो इसके बावजूद हम अपने ज़िला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तीन बोर्डिंग स्कूल जो है सैंक्शन हुए हैं लाहौल स्पीति में, जिसके लिए 2-2 करोड़ की राशि सैंक्शन हो चुकी है। इसका कार्य शुरू करवाना इस बार हमारी प्राथमिकता है। और साथ ही साथ जब हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, आज 5 से 6 स्पेशलिस्ट जो है जिला में अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप देख सकते हो, पहले अल्ट्रासाउंड के लिए हमें या तो शिमला जाना पड़ता था स्पीति वालों को, लाहौल वालों को कुल्लू, या कुल्लू से बाहर जाना पड़ता था। आज द्वार पे ये सुविधा मिल रही है। तो ये भी एक हमारी कमिटमेंट है। और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बेहतर बनाएं, ये भी हमारी योजनाओं में है। विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम कई प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। जैसे स्पीति का हमारा 75 करोड़ का स्टेडियम सैंक्शन हुआ है, 8 करोड़ का आइस स्केटिंग, 75 करोड़ का आइस हॉकी स्टेडियम सैंक्शन हुआ है, 8 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम सैंक्शन हुआ है। उसी तर्ज पे हम जिस्पा का प्रपोजल अभी हमारा जो है लंबित है, उसके लिए हम प्रयास करें कि वो जल्द सैंक्शन हो जाए। या सिसु स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, त्रिलोकनाथ रोपवे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तांदी संगम, कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम जो है हम देख पाएंगे। जी, राणा जी, आपसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष के लीडर्स लगातार कह रहे हैं कि बजट में कटौती हो रही है, बजट नहीं आ रहा है, विकास रुक रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? यही तो हम कह रहे हैं कि बजट में कटौती हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही चीज़ तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, हम तो चाहते हैं कि हम उनसे सीखें। पर मुझे लगता है कि ये बात, इसमें आप अपना स्टैंड क्लियर करें।
हिमाचल की जब स्थापना हुई थी 1971 में, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, या जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं 1952 में संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है फाइनेंस कमीशन की जो बात की गई थी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से लेकर ऐसे स्टेट्स को जो है आरडीजी ग्रांट मिलती आ रही है 1952 से लेकर, और हिमाचल जब बना था 1971 से लेकर आज तक जो है आरडीजी ग्रांट आपको मिल रही है। अब मार्च के बाद ये बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है जब 16 फाइनेंस कमीशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव जो हिमाचल के साथ किया जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार है, जबकि ये हमारा संवैधानिक राइट है। आप देख लीजिए आर्टिकल 275 जब क्लॉज 1 की हम बात करते हैं उसमें क्लियर तौर पे ये लिखा है। अब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उस समय के लीडर कितने विजनरी थे। जब संविधान की रचना की गई उन्होंने पहले भांप लिया था कि कई स्टेट इसमें पीछे रह जाएंगे जिनके अपने रिसोर्सेज सीमित है, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन ऐसे प्रदेश हैं, उसमें हिमाचल भी एक स्टेट है। हमारा जो हिमाचल वो विशेष श्रेणी जो है राज्य है। यहाँ पे जो भी स्कीम का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती है वो 90-10 के रेशो में रहती है। 90% सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, 10% स्टेट का रहता है। पर प्लेन एरियाज में हम देखते हैं 60-40 का रेशो रहता है। ये भी इसी सोच से दिया गया कि हिमाचल जो है हमारा एक छोटा स्टेट है, रिसोर्सेज हमारे सीमित है। और आप ये देखिए आरडीजी ग्रांट में पूर्व जयराम सरकार जो मुख्यमंत्री महोदय जी रहे हैं उनके समय में आरडीजी ग्रांट 55,000 करोड़ से ऊपर मिली है, और जीएसटी कॉम्पनसेशन के तौर पर उन्हें 16,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिला। तो टोटल 70,000 करोड़ डायरेक्टली जब कट लगेगा किसी गवर्नमेंट में तो क्राइसिस तो रहेगा ही। पर इस क्राइसिस के बावजूद जो हम काम धरातल में करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मुझे किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो लोग समझते हैं, जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, हम लोगों के बीच में जानते हैं, लोगों से फीडबैक हमें मिलता है। और हर चीज़ जब मूलभूत सुविधाएं जो डायरेक्टली लोगों को प्रभावित करते, जब हम सड़कों की बात करते, बिजली की, पानी की, ये सारी चीज़ें जो हम बिना किसी विलंब के इमीडिएट जो है जिनको राहत प्रदान की जाती है लोगों के लिए, जो इस तरह चाहे मानसून की बात हो चाहे बर्फबारी में जो भी चीज़ें डिस्टर्ब रहती है, ये प्रशासन और सरकार की कमिटमेंट है जब अधिकारी इस तरीके से कार्य करते हैं। तो मेन लोगों को काम चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। आपदा में इतना नुकसान हुआ हमारा, 3 हमारे मेजर ब्रिज चले गए, करपट गाँव पूरा हमारा एक तरह से खतरे की कगार पे है। उसके लिए हमने 8.5 करोड़ सैंक्शन कराया है जिसका कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा। जालमा नाला से प्रभावित हमारे 4-5 पंचायतें लगातार 5-6 वर्षों से, उसके लिए पहले किसी प्रपोजल पे काम नहीं हुआ, हमने आते इस पे कार्य करना शुरू किया। अभी हमारे जालमा नाले का एक और प्रोजेक्ट जो है सैंक्शनिंग के कगार पे है। ग्लॉफ में भी हमारा एक प्रपोजल है जहां हम अपने फंड से भी हम स्पेशली जो हालिंग का एरिया हमारा ताड़ंग का है, जसरत का है, इस पे भी हम इस बार फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य करने जा रहे हैं। तो जो भी इस तरह के हमारी प्रायोरिटी है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, और खासकर इस तरह की टिप्पणी करना, मुझे लगता है आप टिप्पणी करिए, अपना आप स्टैंड क्लियर करिए कि हिमाचल के साथ जो भेदभाव हुआ है इसमें आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि ये भेदभाव सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं हुआ है, ये हिमाचल का हक है जो छीना गया है। और इसमें मुझे लगता है दोनों पार्टी को राजनीति ना करते हो हिमाचल के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आगे सरकार किसी की भी बने पर इसका नुकसान जो हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो आरडीजी ग्रांट जिसके बारे में मैंने आपको कहा, इससे हमें डायरेक्टली हमारे बजट पे लगभग 13% का फ़र्क पड़ेगा, और 12.7% जो इसमें मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है, नागालैंड के बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल है। और ऐसे स्टेट में जब फ़र्क पड़ेगा 12.7% जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं इतना ही रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किसी स्टेट में नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा? रेवेन्यू जनरेशन रातों रात तो नहीं होता है। हमारे जो रेवेन्यू की सोर्सेज है वो लिमिटेड है। पानी और जंगल है, जंगल पे डायरेक्टली हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पानी पे हमें जो रॉयल्टी मिलती है बहुत कम है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय लड़ रहे हैं। तो ये हिमाचल की हक की लड़ाई है। मुझे लगता है इसमें राजनीति ना करते हुए सबको एक पटल पे आके जो है हिमाचल के हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जी राणा जी, थोड़ी सी पॉलिटिकल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे भी चर्चे चल रहे हैं, र्यूमर आ रहे हैं, कुछ लीडर्स भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में अनुराधा राणा भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। ये तो मैं आज ही सुन रही हूँ इस तरह की। हम सुन रहे हैं, अच्छा, इसलिए हम आप तक ये बात लेकर के आ रहे हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े लीडर्स भी कह रहे हैं कि अनुराधा राणा भाजपा में जा सकती है। नहीं, ये मैं पहली बार ऐसे रूमर सुन रही हूँ। हालांकि मुझे लगता है कई लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम उनकी पार्टी में जाए, पर ऐसा मुझे लगता है संभव नहीं है, खासकर इस जन्म में, क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं। मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से जुड़ी है, मेरी जो पहचान है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है और एक कार्यकर्ता की वजह से, जिसके कारण मैं विधायक बनी हूँ और आम जन के आशीर्वाद से।
तो इस तरह का कदम मुझे नहीं लगता मैं कभी इस जीवन में उठा पाऊँगी, और ना ही मुझे लगता है ऐसे कोई समीकरण बनेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। जिस पार्टी ने इस देश को सींचा है, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचा है, SC ST के बारे में सोचा है। आप पॉलिसी की बात देखिए, हमेशा जो भी पॉलिसीज़ FR या नो तोड़, ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की देन है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये रूमर्स मुझे लगता है कि अपने हाँ, राजनीति में चीज़ें चलती राजनीति रहती है। में इस तरह की अफवाहें चलती रहती है, पर मेरा स्टैंड क्लियर है कि हमारा अपना ज़मीर है, अपना एक स्वाभिमान है, तो उसको ज़िंदा रखना हमारा कर्तव्य है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। राणा जी, आपसे अंतिम प्रश्न करूंगा, क्योंकि पूरे स्टेट के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमारे खासकर 2 डिपार्टमेंट्स, IPH और लोक निर्माण विभाग, तो यहाँ काफ़ी ठेकेदारों का एक प्रश्न है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है, और ख़ासकर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको या जो पार्टी से संबंधित है उनको पेमेंटें नहीं मिल रही है। थोड़ा इसके बारे में आप बता दें। नहीं, क्राइसिस की बात मैंने पहले भी की। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भेदभाव जो हिमाचल के साथ हो रहा है, वो भी एक मेजर कारण है। पर इसके बावजूद आप भी रिकॉर्ड ले सकते हैं एक्शन से, मैक्सिमम जो हमने कोशिश की है, जो पेमेंट्स है ठेकेदारों की, वो टाइम से हो जाए। पर जहाँ, क्योंकि लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जब हमने पदभार संभाला था तो 15-15 करोड़ की लायबिलिटी दोनों डिपार्टमेंट की थी, जहाँ पे पहले बिना बजट के ही टेंडर लगे थे, बजट नहीं था, काम करवा दिया गया था। तो वो लायबिलिटी ज़्यादा है। हमारे समय की आप चेक करवा दीजिए, RTI फाइल करवा सकते हैं। हमने वही काम करवाया है जहाँ बजट भी था और जहाँ लोगों की डिमांड में भी था। पहले तो आप देखते हैं कि किस तरह का कल्चर यहाँ पे काम कर रहा है, बिना बजट के काम, बिना टेंडर के काम हो जाता था, और ऐसे काम होते थे जो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं होते थे, एक ठेकेदार के इंटरेस्ट में रहते थे। तो वो उस तरह के कल्चर को मैंने एक स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना कदम उठाया कि हम वो काम करवाएंगे जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोगों की पब्लिक डिमांड में, सिर्फ एक ठेकेदार का इंटरेस्ट ना हो। हम ठेकेदार के पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है, ठेकेदार के बिना जो है कार्य नहीं हो सकते। जो भी कार्य एग्जीक्यूट होने वो ठेकेदारों के द्वारा होने। कहीं ना कहीं उनकी जो पेमेंट्स है, अभी जो अदायगी है, वो भी गवर्नमेंट ने करनी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के डायरेक्शंस भी है सभी जगह एक्शंस को, और वो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाएगी। अभी PDNA में हमारे काफ़ी लोगों की पेमेंट हो रही है, करोड़ों के हिसाब से हो रही है, जिसमें जिसने PDNA में काम किया है, जो PDNA में हमारा डिज़ास्टर में जो फंड था। तो अन्य हेड्स में, जैसे ओरिजिनल हेड में हमारे कुछ प्रॉब्लम चली आ रही थी वर्ड्स के बजट के कारण, वो भी हमें लगता है कि अब थोड़ा इसमें इस कमी को दूर किया जाएगा। पर स्टेट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मजबूर है। जब सेंटर से कोई कॉपरेशन ना मिलेगा, हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं किस तरह का क्राइसिस है। जब आप देख रहे हो कि BJP के विधायक या अन्य विधायक कह रहे हैं हमारी विधायक निधि नहीं मिली है, तो इससे बड़ा और प्रश्न चिन्ह क्या हो सकता है? चलते चलते एक प्रश्न और कर देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। अनुराधा राणा और उनकी पूरी टीम इस बार जो चुनाव होगा, कितने तैयार हैं? पूरे ज़िले से आप पंचायत को कैसे जिताओगे, कैसे उबारेंगे, या आप दोबारा फिर से काबिज होंगे? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो पंचायत चुनाव जो है पार्टी सिंबल पे होता नहीं है, होते नहीं है, पर कहीं होते ना हैं, कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्कुल, ज़रूर रहते हैं। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि पंचायत में अच्छे लोग आए, क्योंकि पंचायत का जो कार्य होता है, एग्जीक्यूशन पंचायत लेवल पे होता है। MLA कोई फंड देता है, MP कोई फंड देता है, वो डायरेक्टली आपका पंचायत में जाता है, एग्जीक्यूशन पंचायत के माध्यम से होना है। तो पंचायत में अच्छे प्रधान या अच्छे BDC या अच्छे ज़िला परिषद का आना अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और हम भी चाहते हैं कि इसमें लोग भी ऐसे लोगों को चुनें जो उनके लिए आवाज़ भी उठा सके, जो उनके लिए काम भी कर सके, और ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है मुझे लगता है, जो ईमानदारी से काम कर सके, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, जो कुर्सी संभालने के बाद भी लोगों के प्रति जवाबदेही रखे। ऐसे लोगों को चुनना मुझे लगता है जनता को चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक तो नहीं होता, पर जहाँ अगर कांग्रेस पार्टी की बात आती है या जिला परिषद की बात आती है, तो हमारे पूरी तैयारी रहेगी इसमें, और अच्छे लोगों को आगे आने का मौका दिया जाएगा, ताकि अच्छे लोग जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आए और इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत भी बनाए, ताकि हमारे काम जो है स्मूथली हो सके। आप देख सकते हैं 16 फाइनेंस में हमें कट लगने का कारण सबसे बड़ा यही है कि पंचायतों में काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, फंड्स का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, फंड्स स्पेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बजट में कटौती हो रही है। तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे पढ़े लिखे आएंगे, तो ईमानदार लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, और एक जो है विकास की गति को भी बढ़ावा मिलेगा। जी, पिछले बार हमारे यहाँ चुनाव लेट हुए थे 7-8 महीना, तो क्या इस बार भी
वो टेन्योर उनका पूरा होगा या पूरे प्रदेश के साथ इकट्ठे इलेक्शन होगा? जी, अभी इसमें तो ख़ास हम कुछ कह नहीं सकते, टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अभी ये कन्फ़र्म नहीं है। हालाँकि कानून में ये प्रावधान है कि आप 6 महीना पहले भी डिसॉल्व कर सकते जी। हैं। क्योंकि अभी पोस्टपोन हो ही गया बाकी जगह का, तो हमें भी ये लग रहा है कि ये चुनाव इकट्ठे भी हो सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे करना कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में इसलिए भी रहता है क्योंकि इसमें भी रिसोर्स को मोबिलाइज़ करना पड़ता है, खर्चा भी रहता है, तो इकट्ठे करना कहीं न कहीं मुझे लगता है सरकार प्रेफ़र कर रही है। और वैसे भी समय पिछला जून में होना था, पर कोविड के कारण कोविड अक्टूबर का, में जाके जी। हुआ, तो मुझे लगता है अब तो कुछ ही महीने रह चुके हैं, तो ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, बट अभी कहना जो है उचित नहीं होगा, अभी कन्फर्मेशन नहीं है इसके बारे जी। में। हाँ, राणा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा, इन्होंने अपनी बातें विस्तार से रखी। आप बने रहें, हम समय-समय पे ऐसे शख्सियतों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शाम आज़ाद का नमस्कार।